हेलो एवरीवन। देखिए ये जो PGQP40 है, इसमें MPMIR और यही LLB का भी सिलेबस है। ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है, ठीक है, इसमें इतने सारे टॉपिक हैं। इसमें कंप्यूटर भी है एक अलग से सेक्शन। तो इसमें देखिए हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इकोनॉमिक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें ये जो आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, ये सब जो है आप लूसेंट से थोड़ा पढ़ते रहिएगा, सिंपल है ये। लेकिन इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है और ये इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये थोड़ा समझने वाला है। तो इकोनॉमिक्स की जो है नियर राउंड, ठीक है, 7 to 8 क्लासेस होंगी। इसमें कॉन्सेप्ट के साथ जो है MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं आपको, और कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड जो है आपको MCQ सीरीज जो है, ठीक है, मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं आज फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर जो है ये है थियरी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसकी सीट जो है हमने टेलीग्राम पे शेयर कर दी थी। ठीक है, ये सब MCQ फॉर्म में क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व भी किया होगा। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उसको पहले समझते हैं। देखिए यूटिलिटी का क्या मतलब होता है। यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी कमोडिटी आपको कितनी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ ए कमोडिटी, कोई भी चीज आपको कितनी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, यही यूटिलिटी होती है। अब इसका मतलब ये एक चीज समझिएगा कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस में डिफरेंस है। कोई भी चीज आपके लिए कितने फायदेमंद है, ये यूटिलिटी नहीं होती। ठीक है, डिफरेंस है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन में, ठीक है, और यूजफुलनेस में जो है ये डिफरेंस है। ठीक है, सपोज कीजिए कि वेजिटेबल जूस है, ठीक है, करेले का जूस है और कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, अब आपको सेटिस्फेक्शन किससे होगा? कोल्ड ड्रिंक से होगा। इसका मतलब ये आपके लिए जो है ये यूटिलिटी है। ठीक है, तो कोई भी कमोडिटी आपको कितनी सेटिस्फाई कर रही है, उसी को यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, यूटिलिटी यूजफुलनेस, ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चीजें हैं टाइप ऑफ यूटिलिटी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यूटिलिटी जो है ये दो तरह की होती है। एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, और एक होती है टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? देखिए किसी भी कमोडिटी का जब आप एडिशनल यूनिट, ठीक है, यूटिलाइज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उससे जो आपको यूटिलिटी डिराइव होती है उसी को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि इसको जो है एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो है आपका यूनिट है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है और ये टोटल यूटिलिटी है। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपने जो है एक ग्लास जो है आपने कोल्ड ड्रिंक लिया, ठीक है, उससे आपको 10 यूनिट की जो है यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, यूनिट में इसको कंसिडर करते हैं। फिर आपने सपोज कीजिए कि सेकेंड ग्लास आपने कोल्ड ड्रिंक ली, ठीक है, तो अब इसमें आपको थोड़ा कम मजा आएगा। ठीक है, ये 8 हो जाएगा। फिर आपने थर्ड ग्लास ले ली, ठीक है, तो ये फिर 6 हो जाएगा। फिर आपने फोर्थ ग्लास लगातार कंटिन्यू ले लिया आपने, ठीक है, तो ये हो सकता है 2 हो जाए। ये तो गारंटी है कम होगा। ठीक है, सपोज कीजिए अब आप पहले घंटे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है आपको, दूसरे घंटे में आप फिर बोर होने लगते हैं, ठीक है, तीसरे में और बोर होने लगते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब आप फिफ्थ ग्लास ले लेंगे कोल्ड ड्रिंक का तो आपकी यूटिलिटी 0 हो जाएगी, और फिर सिक्स लेंगे तो फिर ये माइनस भी चली जाएगी। ठीक है, अब ये तो मार्जिनल यूटिलिटी हो गया कि एडिशनल जो है, ठीक है, यूनिट कंज्यूम करने से जो आपको यूटिलिटी मिल रही है उसी को क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। और इसी को जब आप टोटल कर देंगे तो ये टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। जैसे ये 10 हो गया, ठीक है, यहाँ तक 18 हो जाएगा, फिर ये 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 और 2 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका फिर 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब एनयू डिक्रीज करे, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है जब ये डिक्रीज हो तो टोटल यूटिलिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है? तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, देखिए ये मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है ना, तो ये देखिए टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से हो रही है। ठीक है, डिक्रीजिंग रेट का क्या मतलब है? ये देखिए यहाँ 8 बढ़ा, ठीक है, यहाँ केवल 6 का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ केवल 2 का इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन रेट क्या है? डिक्रीजिंग रेट है। फिर आएगा एग्जाम में कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? उस टाइम मैक्सिमम होगी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाएगी तो फिर टोटल यूटिलिटी क्या होगी, तब टोटल यूटिलिटी जो है डिक्लाइन करने लगती है, ठीक है, डिक्रीज करने लगती है। ये हो गया बेसिक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि डिमांड की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। कभी भी कोई चीज आप डिमांड कब करते हैं, तो डिमांड की पहली कंडीशन है कि डिजायर होना चाहिए, ठीक है। आपकी इच्छा होनी चाहिए तभी वो डिमांड क्रिएट होगी, ठीक है। सपोज कीजिए आपको पिज्जा खाने का मन है, तो डिमांड तभी क्रिएट होगी जब पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए, ठीक है। चलिए डिजायर है, लेकिन सपोज ये पैसे नहीं है आपके पास, ठीक है, तो फिर ये डिमांड नहीं हो पाएगी, ठीक है। परचेजिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक। तो डिमांड की क्या कंडीशन है कि फर्स्ट कंडीशन तो डिजायर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए डिजायर होने के बाद आपके पास पैसे भी होने चाहिए, ठीक है। सपोज की ये डिजायर है, परचेजिंग कैपेसिटी है, तो क्या डिमांड क्रिएट हो जाएगी, नहीं। एक और कंडीशन है, विल टू पे होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, इच्छा है, पैसे भी हैं, लेकिन खर्च नहीं करना चाहते, ठीक है, तो डिमांड नहीं क्रिएट होगी। तो डिमांड के लिए ये तीनों कंडीशन जो है इसेंशियल है, डिजायर भी होनी चाहिए, परचेजिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए, और विल टू पे भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब कुछ और बेसिक चीजें देखिए। अब जैसे डिमांड को अफेक्ट कौन कौन करता है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो सिंपल है। जैसे सपोज कीजिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, तो अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। इसी तरीके से अभी सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में भी है, ठीक है, उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, टाइप्स ऑफ गुड, ठीक है। मेनली ये दो टाइप के हैं, ठीक है, एक है सब्स्टिट्यूट गुड और एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस इतना जा रहे हैं कि जो एग्जाम वाले जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो फिर ये 3-4 घंटे में डिमांड होगा, ठीक है। तो देखिए ये सब्स्टिट्यूट गुड क्या होते हैं, जो एक जगह, ठीक है, जो एक दूसरे की जगह यूज हो सके, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल टी और कॉफी, ठीक है, ये दोनों एक जगह, ठीक है, एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, ये होते हैं ज्वाइंटली डिमांडेड गुड्स, जो दोनों एक साथ यूज हो, ठीक है। जैसे कार एंड पेट्रोल, ठीक है। सपोज ये कार है, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल है, कार नहीं है, तो एक की डिमांड जो है ये दूसरे पे इम्पैक्ट करती है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि टी की प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, तो कॉफी के डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। देखिए ये सब्स्टिट्यूट गुड है, जब टी की प्राइस बढ़ रही है तो लोग कॉफी पे शिफ्ट करेंगे, कॉफी की डिमांड इंक्रीज होगी। और जब टी की प्राइस सस्ती होने लगेगी तो कॉफी की डिमांड फिर क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, ठीक है, क्योंकि टी जो है ये क्या हो रहा है, सस्ता हो रहा है। नेक्स्ट अब कार एंड पेट्रोल वाला देखते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, ठीक है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, ठीक है, तो कार की डिमांड क्या होगी, कार की प्राइस वही है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की वजह से कार की डिमांड क्या होगी, कम होने लगेगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक साथ यूज होते हैं, ठीक है। इसी का रिवर्स भी है, पेट्रोल की प्राइस कम होगी, कार की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एमसीक्यू में आपको ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, ये कहता है कि जब प्राइस इंक्रीज होगी, ठीक है, किसी भी गुड्स की जब प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी, उसकी कम होगी। और किसी भी कमोडिटी की प्राइस जब कम होती है तो डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन ठीक है कुछ सर्टेन कंडीशन है, वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे अंबानी है, अब उनके लिए किसी भी चीज की प्राइस जो है इंक्रीज हो, ठीक है, तो क्या उनके डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके डिमांड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे सपोज कि ये सिलेंडर गैस है, ठीक है, 1100 का है, अब ये 2200 का हो जाए, ठीक है, या 11,000 का एक सिलेंडर हो जाए, तो क्या अंबानी के पर्सनल कंजम्पशन पे जो है कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो
कुछ सर्टेन कंडीशन होनी चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ये लॉ होल्ड करेगा। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि प्राइस जब इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस और डिमांड में, ठीक है, किस टाइप का रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, जब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है, ठीक है, कम हो रही है। अब इसको जरा एक डायग्राम से देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक शेड्यूल हमने बना दिया, ठीक है, ये प्राइस हो गई, ये क्वांटिटी हो गई। सपोज कीजिए कि किसी कमोडिटी की प्राइस जो है 10 रुपए है, तो आपने 5 यूनिट खरीद लिया। ठीक है, अब उसी कमोडिटी की प्राइस जो है 20 रुपए हो गई, तब आप केवल 4 यूनिट खरीद रहे हैं। अब वो 30 की हो गई तो 3 यूनिट खरीद रहे हैं, वो 20 की हो गई तो 2 यूनिट खरीद रहे हैं। ठीक है, सॉरी 40 की हो गई तो आप 2 यूनिट खरीद रहे हैं। अब वो 50 की हो गई तो 1 यूनिट खरीद रहे हैं। देखिए, जब प्राइस बढ़ती चली गई है तो आपने क्वांटिटी क्या की है, कम की है। अब अगर इसको हम डायग्राम से बनाना चाहें तो इसका डायग्राम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सपोज कि हमने यहाँ प्राइस लिख लिया, यहाँ क्वांटिटी लिख लिया। ठीक, और आप देख लीजिए यहाँ 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अगर इसको बनाएं ऐसे, ठीक है, जब प्राइस 10 रुपीज है तो क्वांटिटी कितनी खरीद रहे हैं, 5। ठीक है, ये 5 खरीद रहे हैं। 20 रुपीज है तो 4 यूनिट खरीद रहे हैं, 20 है। ठीक है, इतना क्लियर डायग्राम नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा इरेज करना होगा इसको। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ये ज्यादा ये रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि 30 रुपीज है तो 3 यूनिट खरीद रहे हैं, 30 है तो 3 यूनिट खरीद रहे हैं। ठीक है, 40 रुपीज है तो 2 यूनिट खरीद रहे हैं। ठीक है, और 50 रुपीज है तो 1 यूनिट खरीद रहे हैं। अब अगर हम इसको कंबाइन कर दें, ठीक है, तो ये देखिए इसका स्लोप कैसे आ रहा है, डाउनवर्ड साइड आ रहा है। ठीक है, तो इस डायग्राम के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि डिमांड कर्व कैसा होता है, ये हमेशा जो है डाउनवर्ड होता है। और कैसे, लेफ्ट टू राइट, देखिए ये लेफ्ट से राइट जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए। ठीक है, यहाँ से भी कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, आप अब एक चीज समझ गए हैं कि डिमांड कब कैसे होता है, डाउनवर्ड होता है। तो प्राइस हो गई, ये क्वांटिटी हो गई, ये डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, अब डिमांड कब जो है ये शिफ्ट भी तो करेगा। ठीक है, इंक्रीज भी करेगा, डिक्रीज भी करेगा। तो दो चीजें हैं इसमें, एक है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और एक है शिफ्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो मूवमेंट में देखिए क्या चीजें होती हैं। मूवमेंट में दो चीजें हैं, एक है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व और एक है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड कर्व। एक्सटेंशन कब होता है, ठीक है, जब प्राइस कम होती है। ठीक है, और कॉन्ट्रेक्शन कब होता है, जब प्राइस इंक्रीज करती है। ठीक है, जैसे इसको एक शेड्यूल और डायग्राम से इसको देखते हैं। देखिए, एक्सटेंशन का केस देखिए। ठीक, प्राइस 10 रुपए थी, केवल 1 यूनिट खरीदते थे, अब प्राइस कम हो गई, अब ज्यादा खरीद रहे हैं। ठीक है, डायग्राम से देखिए। ठीक है, इसमें देखिए कि प्राइस 1 है, ठीक है, तो 10 यूनिट खरीद पा रहे हैं। पहले क्या था, पहले 10 रुपए था तो 1 यूनिट खरीदते थे, अब 1 रुपए है तो 10 यूनिट खरीद रहे हैं। तो ये चीज क्या हो रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, सॉरी एक्सटेंड कर रही है। अब कॉन्ट्रेक्शन में क्या है, ठीक है, कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड हमारी कम हो रही है। ठीक है, 1 रुपए था तो 10 खरीदते थे, 10 है तो 1 खरीद रहे हैं। ठीक है, इसका डिमांड, इसका कर्व कैसे बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि जब 1 रुपए था तो 10 खरीदते थे। ठीक है, और जब 10 रुपए हो गया तो ठीक है, तब 1 खरीद रहे हैं सिर्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, शिफ्ट। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्शन में क्या होता है, इसमें क्या है कि प्राइस, ठीक है, प्राइस जो है मेन रोल होता है। इसमें क्या हो रही है कि प्राइस कम हो रही है तो एक्सटेंशन हो जा रहा है। सिंपल सी बात है कि जब प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, उसी को एक्सटेंशन कहा जा रहा है। और जब प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कम होगी। ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट में क्या होता है कि प्राइस कांस्टेंट होती है, इसमें अदर फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, जैसे अब इंक्रीज इन डिमांड,
डिमांड कब क्यों इंक्रीज हो रही है? तो देखिए, किसी भी कमोडिटी की प्राइस पहले भी 10 रुपए थी, उस समय 20 यूनिट खरीदते थे। अभी भी 10 रुपए की है लेकिन 30 यूनिट खरीद रहे हैं, ऐसा क्यों? पहले भी 10 था तो 20 यूनिट की डिमांड थी, अभी भी 10 रुपए है तो 30 यूनिट की डिमांड हो रही है, ऐसा क्यों? हो सकता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, ये इंक्रीज हो गया हो, इनकम इंक्रीज हो गई हो, ठीक है। तो इसमें अदर फैक्टर काम करते हैं, ठीक है। और कौन ये डिक्रीज इन डिमांड कब में क्या है, ठीक है, इसमें भी वही है कि पहले क्या है 10 यूनिट हम खरीदते थे, इसमें कैसे बन जाएगा, ठीक है। देखिए, डिक्रीज इन डिमांड, पहले भी 10 रुपए प्राइस थी, 30 यूनिट खरीदते थे, अभी भी 10 है लेकिन अब ये डिमांड कम हो गई है, क्यों? हो सकता है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है हमारा डिसफेवर में चला गया हो, अब ये चीज अच्छी नहीं लग रही हो, कम कर दिया, ठीक है। इनकम हमारी कम हो गई, इस वजह से ये क्वांटिटी हम अब कम खरीद रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तो इंक्रीज इन डिमांड के क्या रीजन है, ठीक है, इनकम इंक्रीज हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है, उसके फेवर में हो गया, तो ये सारी चीजें हैं। तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्शन में प्राइस जो है ये मेन रोल होता है, और इंक्रीज और डिक्रीज में, ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें प्राइस तो कांस्टेंट रहेगी, अदर फैक्टर इसमें काम करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। देखिए, एक नेक्स्ट टॉपिक है, ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि प्राइसेस चेंज होने में, प्राइस चेंज होने में, या इनकम के चेंज होने से, या अदर गुड्स की प्राइस चेंज होने से, ठीक है, जो भी डिमांड में चेंजेस होते हैं इसे वो कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब ये मेनली 3 टाइप्स के हैं, ठीक है, जरा अलग अलग करके इसको देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कि प्राइस में चेंज होने की वजह से जो डिमांड में चेंजेस आते हैं इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम में चेंज आने की वजह से जो डिमांड में चेंजेस आए इसको कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जो अदर गुड्स की प्राइसेस जो हैं उसमें जब चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंजेस आते हैं तो इसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब इसको मेजर करने का जो है, ठीक है, मेनली जो है 3 मेथड है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड, या इसी को कहते हैं परसेंटेज मेथड। कभी कभी बहुत कम चांसेस हैं कि इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इस 3 मेथड में से, ठीक है, मैक्सिमम आपके एग्जाम में ज्योमेट्रिक और प्रोपोर्शनेट से रिलेटेड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं देखिए, इसमें क्या है कि ये आपका जो है, ठीक है, सपोज कीजिए कि ये डिमांड कब हो गई, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट पोजीशन पे, ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, और फॉर्मूला है कि लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि हम यहाँ बिल्कुल मिड पॉइंट पे जानना चाहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, तो फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ठीक है। अब आप ये बताइए कि इसमें लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट, ठीक है, ये क्या हो गया, पीएन हो गया, और अपर सेगमेंट क्या हो गया, पीएम हो गया, और दोनों क्या इक्वल है ना, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए हम यहाँ जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे लोअर सेगमेंट क्या होगा, बीएन, और अपर सेगमेंट क्या होगा, ठीक है, बीएम, ठीक है। अब ये बताइए कि ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू क्या है, बड़ी है, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, सिंपल सी बात है, वैल्यू 1 से कम ही आएगी, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, लेस देन 1, ठीक है। अब यहाँ जानना चाहते हैं, तो यहाँ तो लोअर सेगमेंट कुछ नहीं है, 0 है, ठीक है, और यहाँ कोई ना कोई वैल्यू होगी, सपोज कीजिए 5 यूनिट ही कह लीजिए, तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, 0 होगा। आपके एग्जाम में एक डायग्राम भी आ सकता है, ठीक है, और वहाँ पे डिनोट करके पूछ देगा कि वहाँ पे क्या होगा। अब सपोज कीजिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, लोअर सेगमेंट आपका क्या है, ठीक है, ये इतना, सपोज कीजिए क्यू, सपोज कर लीजिए क्यूएन हो गया, और अपर सेगमेंट आपका छोटा ही है, ठीक है, लोअर सेगमेंट बड़ा है, अपर सेगमेंट छोटा है, वैल्यू क्या आएगी, यूडी ग्रेटर देन 1, तो यहाँ ग्रेटर देन 1 हो जाएंगे। और यहाँ आपसे पूछा जाए तो ये बताइए लोअर सेगमेंट क्या है, एमएन हो गया, ठीक है, और अपर सेगमेंट क्या है, कुछ नहीं है, तो 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, ठीक है, ठीक है। तो ये पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे, उसमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो देखिए जो हम लोगों ने सॉल्व किया था इस पे सब डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक मेथड हो गया, अब एक प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड आता है, इससे कभी कभी बहुत बेसिक जो है, ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं,
ठीक है, लेकिन बेसिक ही आएगा। तो इसमें परसेंटेज मेथड में क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, एक सेकेंड, कि प्राइस में चेंज होने की वजह से, ठीक है, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने की वजह से जितनी भी डिमांड में चेंज हो, ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, अगर इसी को हम डिवाइड करेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट हो जाएगा। अब कहीं कहीं जो है ये माइनस साइन लगा रहेगा और कहीं कहीं आपको माइनस साइन नहीं दिखेगा, ठीक है, ये माइनस साइन क्यों लगा रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइस और डिमांड में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, इसी वजह से कहीं कहीं ये आपको माइनस दिखेगा, और कहीं कहीं माइनस इसलिए नहीं रहता है क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये एक निगेटिव नंबर होता है, ठीक है, इसलिए मैक्सिमम जगह जो है ये नेगेटिव नंबर लगाया नहीं जाता, अंडरस्टूड है कि ये नेगेटिव रहेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं निगेटिव लगा हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, नहीं लगा है तो अंडरस्टूड है कि वो निगेटिव है, और निगेटिव लगा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर अब एमसीक्यू देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए आपने इसको पहले से किया होगा, अब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इन अ गुड्स इज कॉल्ड, ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन, ठीक है, जो चीज आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे उसको क्या कहते हैं, यूटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोपाउंडर ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, देखिए अभी हमने आपको बताया था, तो हमने एक जूस वाला एग्जांपल दिया था कोल्ड ड्रिंक वाला, कि आपने 1 यूनिट लिया, ठीक है, फर्स्ट क्लास आपने कोल्ड ड्रिंक का लिया, तो 10 यूनिट आपको यूटिलिटी मिली, सेकेंड 8 मिली, थर्ड 6 हुआ, फोर्थ, ठीक है, में 2 हो गया, ठीक है, तो ये कंटिन्यू क्या होती है, यूटिलिटी डिक्रीज करती है, ठीक है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, और इसको ये कॉन्सेप्ट, ये लॉ किसने दिया था, तो सबसे पहले गॉसियन ने दिया था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक एट अ पॉइंट वेयर, ठीक है, जहाँ पे यूटिलिटी और प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल होती है, ठीक है, वहीं पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, ये कई बार, ठीक है, कई सारे कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है, इसको देख लीजिए। अब देखिए व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी इज, ठीक है, क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, हमने कहा ना 3 केस थे, ठीक है, एक जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो तो टीयू क्या होगा, मैक्सिमम पे होगा, मार्जिनल यूटिलिटी जब निगेटिव हो तो टीयू क्या होगा, स्टार्ट डिक्लाइनिंग, ठीक है, डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है, और एक था कि एमयू जो है ये डिक्रीज कर रहा है, तो टीयू क्या होगा, इंक्रीज करेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें देखिए तीसरा वाला पूछा गया है कि जब ये निगेटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, कि इसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिमांड, तो डिजायर होनी चाहिए, परचेजिंग कैपेसिटी होनी चाहिए और विल होना चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिमांड कर्व जनरली स्लोप डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये भी हमने डायग्राम में आपको बता दिया, इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया। फॉर नॉर्मल गुड्स लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, प्राइस और डिमांड में किस तरह का रिलेशन होता है, इनवर्स होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, ठीक है, प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर फॉल इन डिमांड, ठीक है, डिमांड आपकी क्यों कम हो रही है, क्योंकि इनकम कम हो रही है, नंबर ऑफ बायर कम हो रहे हैं, ठीक है, इस वजह से डिमांड कम हो रही है, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस फेवर में नहीं है उस कमोडिटी के, सही है, ऑल द अबव, ठीक है। नाइन्थ, विथ राइज इन कॉफी प्राइस द डिमांड ऑफ टी, कॉफी की प्राइस अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो सिंपल सी बात है टी की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, राइजेस। नेक्स्ट, कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड कर्व, ठीक है, डिमांड कर्व अपीयर व्हेन, ठीक है, देखिए अभी हमने आपको एक केस बताया था, एक था एक्सटेंशन का, एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, इंक्रीज करना, इंक्रीज क्यों कर रहा है ये, क्योंकि प्राइस कम हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, डिमांड आपकी क्यों कम हो रही है, क्योंकि प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इसमें पहला केस हो जाएगा, प्राइस का ज्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है, सिंपल है, ये बता दिया था हमने, ठीक है। विच इज अ रीजन फॉर चेंज इन डिमांड, ठीक है, डिमांड क्यों चेंज हो रहा है, कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वही सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस में चेंज आ रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ अ राइज इन प्राइस ऑफ डिमांड फॉर गिवन गुड्स, ठीक है। देखिए गिवन गुड्स क्या होता है, ये हाईली इंफीरियर गुड्स होता है, ठीक है। और जब इसकी प्राइस बढ़ती है तो इसकी डिमांड भी बढ़ती है, तो ये इंक्रीजेज हो जाएगा, ठीक है। 13th, विथ एन इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर, ठीक है, डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ विच गुड्स, ठीक है। अब देखिए इंफीरियर गुड्स का क्या मतलब होता है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। गिवन गुड्स का भी वही मतलब है, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो गिवन गुड्स है ना, ये बी नंबर पे होना चाहिए, ठीक है। तो ए और बी, तब हम डी में बोथ ए और बी कर दिए होते, ठीक है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, दोनों एक ही चीज है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स, ठीक है, प्राइस में चेंज होने की वजह से जो डिमांड में चेंज हो वही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट देखिए, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, ठीक है। अभी आपने ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ा है, ठीक है। ये डिमांड कर्व है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। फॉर्मूला क्या था, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ये दोनों क्या इक्वल है, डिवाइड होके क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो विल बी यूनिटी, ठीक है। अब अगर वो कहीं पे भी पूछ दें तो आप बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इफ द डिमांड फॉर अ गुड्स चेंज बाय 60% ड्यू टू 40% चेंज इन प्राइस, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, ठीक है। तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब देखिए ये डायरेक्ट दे रखा है कितना, 60%, ठीक है, और ये कितना दे रखा है, 40%, ठीक है। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5, ठीक है। और हमने भी आपको बताया है कि अगर यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, माइनस है, ठीक है, माइनस आप लगा भी सकते हैं, माइनस नहीं भी है तो अंडरस्टूड है, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है, एक निगेटिव नंबर होता है। तो यहाँ 1.5 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, इसका मतलब फॉर्मूला इन्होंने क्या यूज किया है, माइनस, ठीक है। तो -1.5 हो जाएगा, ठीक है। कभी भी एक साथ ये नहीं देगा, -1.5 और 1.5 ऐसा नहीं दिया होगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अंडरस्टूड है, ये नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है। तो अब सपोज कीजिए कि अगर 1.5 दिया हुआ है तब ये सही आंसर है, और -1.5 दिया हुआ है तब भी ये सही है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जगह जो है फॉर्मूले में आपको माइनस दिखेगा और कई जगह नहीं दिखेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव नंबर ही रहता है, ठीक है। दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं दिखेंगे। तो 1.5 है तब भी सही है, -1.5 है तब भी सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट सीट जो है वो हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, उसके एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करते हैं।